हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम फिजिक्स के अध्याय 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के अध्याय 5 का नाम है सेल और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय हमारा केवल 3-4 वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा। आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? तो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपने देखा होगा कि शुद्ध सेल होता है या फिर लेक-लांसी सेल या फिर डेनियल सेल। उनमें एक पात्र के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं और फिर उन्हीं केमिकल्स को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लेते हैं। तो क्या होगी सेल की परिभाषा? वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, सेल कहलाता है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, सेल के कितने प्रकार होते हैं या फिर सेल के प्रकार लिखिए। तो विद्युत सेल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार होता है वह होता है प्राथमिक सेल या फिर प्राइमरी सेल, और दूसरा प्रकार होता है हमारा द्वितीयक सेल या फिर सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं हमारे, जिन्हें हम डिस्चार्ज होने के बाद भी फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे? प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल होंगे हमारे खिलौने में लगने वाली छोटे छोटे सेल, या फिर टॉर्च में लगने वाले सेल, या फिर हमारी घड़ी होती है जो हाथ वाली घड़ी, उसके भी सेल, छोटे छोटे सेल, या फिर हमारी दीवार घड़ी होती है उसमें भी जो सेल लगते हैं वो भी हमारे प्राथमिक सेल के उदाहरण होते हैं। इन सेलों को हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल कौन से सेल होते हैं जिन्हें हम डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं? जैसे कि मोटर वाहनों में बड़ी बड़ी बैटरी रखी होती हैं जो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती हैं, और हमारी इन्वर्टर की बैटरी भी द्वितीयक सेल का उदाहरण होती हैं, क्योंकि हम उस बैटरी को पुनः चार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। तो प्राथमिक सेल की डेफिनेशन क्या लिखना है आपको यहाँ पर देखिए, ऐसे सेल जिन्हें अनावेशित होने के बाद, अनावेशित यानी डिस्चार्ज, ऐसे सेल जिन्हें अनावेशित होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? शुष्क सेल, लेक-लांसी सेल, डेनियल सेल आदि, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? ऐसे सेल जिन्हें अनावेशित होने के बाद हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब हमारी परिभाषा आती द्वितीयक सेल की। तो ऐसे सेल जिन्हें अनावेशित होने के बाद हम पुनः आवेशित कर सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं। उदाहरण में लिख देंगे हम सीसा संचायक सेल और नीफे सेल इसके उदाहरण हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 आपको समझ में आ गया होगा। जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लाइन खींच लेना है, एक साइड लिखना है प्राथमिक सेल और एक साइड लिखना है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल कौन से सेल होते हैं जिन्हें हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा पहला बिंदु होगा, इन्हें अनावेशित होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, और उस साइड हमारा पहला बिंदु क्या होगा? इन्हें अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। पहला बिंदु हो गया हमारा। दूसरा बिंदु लिखना है आपको, इसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय होती हैं, और इसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ उत्क्रमणीय होती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि इसके अंदर जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं, इसी कारण तो इसे हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर जो क्रियाएँ उत्क्रमणीय होती हैं इसी कारण हम उस सेल को पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो क्या लिखना है दूसरा पॉइंट? इसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय होती हैं, इसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ उत्क्रमणीय होती हैं। तीसरा बिंदु है हमारा कीमत पर आधारित। इनकी कीमत बहुत कम होती है, इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। आपने प्राथमिक सेल को देखा होगा, जो घड़ी के सेल होते हैं, टॉर्च के सेल होते हैं, उनकी रेट 5-10 रुपए के आसपास होती है, 15-20 हाईएस्ट होगी। लेकिन जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं, मोटर वाहनों में सेल जो लगते हैं, या फिर हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, उसकी कीमत 10-15 हज़ार या 50 हज़ार तक होती है। तो तीसरा बिंदु क्या है हमारा? इनकी कीमत बहुत कम होती है, इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। अब हमारा चौथा बिंदु है, तो चौथे बिंदु में हम लिखेंगे, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनका आकार कैसा होता है हमारा प्राथमिक सेल का? बहुत छोटा छोटा आकार। तो ये इनका आकार बहुत छोटा होता है, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। 5वें बिंदु पर हमें इनके एग्जाम्पल लिख देना है। प्राथमिक सेल के उदाहरण है हमारे शुष्क सेल, लेक-लांसी सेल, डेनियल सेल आदि, और द्वितीयक सेल के हमारे उदाहरण हैं सीसा संचायक सेल और नीफे सेल, ठीक है।
तो आपको 5 बिंदु याद कर लेना है। परीक्षा में 3 अंक का प्रश्न आना है, आप 3 बिंदु लिख देना है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 ही याद करना है अभी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सीसा संचायक सेल एवं नीफे सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीसा संचायक सेल और नीफे सेल दोनों द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं, हमें इन दोनों में अंतर बताना है, इनमें क्या अंतर है। तो सीसा संचायक सेल एक साइड लिख लेना है और दूसरी साइड लिख लेना है आपको नीफे सेल। तो सबसे पहला बिंदु हमारा इनके आविष्कारक पर होगा। सीसा संचायक सेल को सबसे पहले किसने बनाया था? प्लांटे एवं फोरे नाम के वैज्ञानिकों ने। और नीफे सेल को बनाया था एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो पहला बिंदु हमारा क्या होगा? इसे सबसे पहले प्लांटे एवं फोरे ने बनाया था, और उस साइड लिखेंगे हम इसे सबसे पहले एडिसन ने बनाया था। पहला बिंदु क्लियर हो गया है, इसमें कुछ नहीं करना है, वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। सीसा संचायक सेल को प्लांटे एवं फोरे ने बनाया था और नीफे सेल को एडिसन ने बनाया था। दूसरा बिंदु हमारा इनके आकार के आधार पर है। सीसा संचायक सेल जो होता है वह भारी होता है और नीफे सेल जो होता है वह हमारा हल्का होता है। तो दूसरा बिंदु हमारा हो गया, यह भारी होता है, यह हल्का होता है, ठीक है। तीसरा बिंदु हमारा है इनकी दक्षता को लेकर। सीसा संचायक सेल की दक्षता 70% होती है, 70%, और नीफे सेल की दक्षता होती है हमारी 50%, 50%, ठीक है। अगला बिंदु है, चौथा बिंदु हमारा आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित। सीसा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। कितना होता है? 0.01 ओम। कितना? 0.01 ओम। और उसका प्रतिरोध कितना होता है? थोड़ा अधिक, 0.1 ओम होता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है बिंदु 4 में? इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम, 0.01 ओम होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा अधिक, 0.1 ओम होता है। अंतिम बिंदु है हमारा इनके आवेशित और निरावेशित को लेकर। तो इसे पूर्ण अनावेशित होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी कि सीसा संचायक सेल एक बार पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो गया तो हम इसे पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखना है अंतिम बिंदु? इसे पूर्ण अनावेशित होने के बाद हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, और उसमें लिखना है इसे पूर्ण अनावेशित होने के बाद हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा कंप्लीट हो गया।